स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने AWS की फर्स्ट सर्विस को डिस्कस किया था, जिसका नाम था Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। उसको S3 भी बोलते हैं। उसको हमने जो है ना बेसिक सा उसको डिस्कस किया था, ज़्यादा हमने डिटेल में उसको नहीं देखा था। आज हम AWS की एक सेकंड सर्विस को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Amazon EC2। जिस तरह हम S3 को Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस को S3 बोलते हैं, इसी तरह जो हमारे पास कंप्यूट क्लाउड होता है इसको हम बोलते हैं EC2। तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था S3, वो हमारे पास एक स्टोरेज सर्विस थी। लेकिन आज जिस सर्विस को हम डिस्कस करेंगे Amazon EC2 को, ये हमारे पास होगी एक कंप्यूट सर्विस है ये हमारे पास। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर बहुत सारे आपके पास सर्विसेज आती हैं। बीन स्टॉक आता है आपके पास, लैम्डा आता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम फर्स्ट कंप्यूटर सर्विस पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे EC2। इसको हमने जब हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर से शुरू शुरू वाले, तब भी हमने डिस्कस किया था कि EC2 होता क्या है। EC2 हमारे पास एक सर्विस होती है AWS के ऊपर, जिसको यूज़ करते हुए, जिस सर्विस को यूज़ करते हुए हम अपनी कोई वर्चुअल मशीन रेडी कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। कोई हम अपना वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं क्लाउड के ऊपर। ठीक है। और उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो वर्चुअल मशीन बनाते हो EC2 को यूज़ करते हुए, उसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हो आप, उसी वर्चुअल मशीन को वेब सर्वर बना सकते हो, डाटाबेस सर्वर बना सकते हो, गेम सर्वर, मेल सर्वर, ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर कर सकते हो वर्चुअल मशीन को। वो सेम आपके जो जिस तरह हमारे पास फिजिकल सर्वर लगा होता है, सेम वो उसी की तरह काम करेगा, लेकिन वो वर्चुअल होता है। वर्चुअली हम उसको टच नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं होता, वर्चुअली होता है। तो उसको हम बोलते हैं Amazon EC2। तो जो Amazon EC2 है, इसको हम EC2 भी बोलते हैं, इसको हम वर्चुअल मशीन भी बोल लेते हैं, इसको हम EC2 इंस्टेंस भी बोल देते हैं, आप वर्चुअल सर्वर भी कह सकते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट ये हमारे पास क्या होती है, एक तरह की वर्चुअल मशीन होती है, जो हम EC2 सर्विस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और ये हमारे पास जस्ट लाइक वर्चुअल सर्वर की तरह ही काम करता है। वर्चुअल मशीन होती है और सर्वर की तरह ये रन होता है। और इसके ऊपर आप डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हो। जो EC2 हमारे पास होता है, EC2, इसका मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपको इस सर्विस के अंदर इलास्टिसिटी मिलेगी, स्केलेबिलिटी मिलेगी। वो किस तरह मिलेगी वो हम आगे जाके देखेंगे। कंप्यूट का मतलब होता है कि आप, ये जो सर्विस होती है कंप्यूट रिसोर्सेज का यूज़ करती है। आप यहाँ पे इसको CPU डिफाइन करते हैं, रैम डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आप कंप्यूट सर्विस को यूज़ करते हुए दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। क्लाउड का मतलब होता है कि हम जो इस सर्वर बना रहे हैं, ये क्लाउड के ऊपर बनेगा। ये कोई हमारा फिजिकल सर्वर नहीं होगा, ऑन प्रेमिसेस में नहीं बनेगा, ये किसी क्लाउड के ऊपर कहीं होस्ट है, जो हमें नहीं पता कहाँ पे होस्ट है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon EC2 प्रोवाइड वर्चुअल मशीन्स इन दी क्लाउड। तो EC2 एक सर्विस है जिसको यूज करते हुए हम क्लाउड के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स को रेडी कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन को बना सकते हैं। With Amazon EC2, you can launch any number of instances of any size into any availability zones anywhere in the world in minutes। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आ गया गो ग्लोबली इन मिनट्स, जो हमने पहले पढ़ा था। इंस्टेंसेस लॉन्च फ्रॉम AMI क्या होता है उसको हम अभी नहीं पढ़ा, इसको बाद में देखते हैं। यू कैन कंट्रोल ट्रैफिक, तो इसके ऊपर हम डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप भी लगा सकते हैं। अब इस सर्विस को हमने यूज करना है, हमने कोई वर्चुअल मशीन बनानी है। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपके पास जो है ना, ये टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। आप इनको फॉलो करते हो वन बाय वन, और आपकी वर्चुअल मशीन बन जाती है। तो इन 9 स्टेप को ही आपने फॉलो करना होता है यहाँ पे, वन बाय वन। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे इन स्टेप्स को वन बाय वन, साथ 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 हम इसको लैब में परफॉर्म करते जाएंगे कि हम इसको परफॉर्म किस तरह कर सकते हैं। तो हम अपने कंसोल के ऊपर आ चुके हैं, अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें हमने EC2 सर्विस का यूज़ करना है। तो ये है हमारे पास EC2, इस पर क्लिक करना है आपने सिंपली। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने EC2 बनाना है, EC2 सर्विस को यूज़ करना, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा हमें अपने सर्वर को बनाने के लिए। यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चले जाएं इंस्टेंसेस के ऊपर, लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा लॉन्च इंस्टेंस का। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके आप अपना कोई ना कोई यहाँ पे सर्वर बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है लॉन्च इंस्टेंस। हमने सर्वर बनाना है, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस पे, और ये हमारे पास सारे स्टेप आ जाएंगे। तो इसको पहले वन बाय वन पढ़ते हैं हम, फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है अपनी वर्चुअल मशीन को रेडी करने का, वो हमारे पास होता है AMI। AMI की फुल फॉर्म होती है Amazon मशीन इमेज। कि आप जो Amazon के ऊपर, AWS के ऊपर कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हो, कोई सर्वर बना रहे हो, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बनेगा। ठीक है, तो AMI के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे। आप वहाँ पे विंडो यूज करना चाहते हैं, लिनक्स यूज करना चाहते हैं, उबंटू, कोई भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना उसकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहाँ पे ये हम चूज करते हैं। लेकिन AMI जो होता है ना, Amazon मशीन इमेज, आपको इसके नेम से पता होना चाहिए कि इमेज आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमारी मशीन की एक इमेज होती है, एक कंप्लीट इमेज होती है। इसको हम मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, उसको हम बाद में वैसे मैं वो करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला स्टेप जहाँ हमारे पास होता है वो होता है एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेजेस। आपको यहाँ पे कोई भी इमेज चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आप यहाँ पे आके उसको चूज कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है AMI, Amazon मशीन इमेज। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज इमेजेस के ऊपर। यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं इमेज लेने के, कि अगर आप चाहते हैं मैं वर्चुअल मशीन बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कोई इमेज चाहिए अपने मशीन के लिए, जहाँ जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्विक स्टार्ट AMI। क्विक स्टार्ट के अंदर कौन सी इमेजेस आती हैं, जहाँ पे मोस्टली कॉमनली यूज जो हो रही होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। माई AMI के अंदर वो आता है कि अगर आपने कोई अपनी क्रिएट की हुई है, कॉपी करके रखी हुई है, वो भी यूज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस के अंदर भी कुछ आ जाती हैं, जो AWS के थर्ड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज होती हैं, वो यहाँ पे अपनी अपनी इमेज जो है ना यहाँ पे बना के रख देते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कहता है कि आप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी इमेज यूज करना चाहें अपनी मशीन बनाने के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटीज भी होती हैं, आप कम्युनिटी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ना क्या लिखा हुआ, पब्लिश्ड बाय एनीवन, कि यहाँ पे हर कोई पब्लिश कर सकता है, यहाँ पे रख सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि AWS वाले कहता है कि हम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करते थे कि आप यहाँ से अपनी मशीन की इमेज लें कम्युनिटी से। क्यों? क्योंकि ये जो ना वेरीफाइड नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करते। ये ट्रस्टेड ट्रस्टेड पार्टीज होती हैं, ये जो है ना वेरीफाइड होती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से लेते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 4 तरीके होते हैं कि हम अपनी मशीन की इमेज ले सकते हैं। पहला कौन सा होता है, क्विक स्टार्ट। सेकंड वन कौन सा होता है, माई AMI। थर्ड वाला मार्केट प्लेस, एंड फोर्थ वाला कम्युनिटी AMI। तो अब यहाँ से कहीं से भी ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, when using community AMI it is best practice to ensure you know and trust the publisher before launching an AMI। क्या आप उसको जानते हो कि मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ, वरना वो आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ से कोई भी AMI चूज करें खुद से। ठीक है, तो हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम यहीं से चूज करते हैं, कम्युनिटी से, जो मोस्टली रिसेंटली यूज हो रही होती है कॉमनली, हम यहाँ से कोई ना कोई इमेज ले लेते हैं अपनी मशीन के लिए। तो यहाँ से आपको सारी इमेज मिल जाएंगी, Amazon लिनक्स की अपने भी मिल जाएंगी इमेजेस, मैक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे रेड हैट मिल जाएगा, सूजे उबंटू, सारी यहाँ पे आपको जो है ना इमेजेस मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी लेके अपनी मशीन को रेडी कर सकते हो। विंडो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, उसको डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ अपने मशीन के लिए, वो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ Amazon लिनक्स का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ वेरीफाइड भी है ये, और ये फ्री भी है, कि आप इसको फ्री भी यूज कर सकते हो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको सिंपली आपने सेलेक्ट करना होता है यहाँ से। तो ये आपके पास जो है ना वहाँ पे अपडेट हो जाता है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक इमेज आ गई जिससे हमारी मशीन बनेगी, जहाँ पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ टेम्पलेट फॉर द रूट वॉल्यूम ऑफ द इंस्टेंस।
ठीक है, एक तरह के इसके अंदर हमारा रूट वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रूट वॉल्यूम के अंदर होता है ना, जो सी ड्राइव होती है हमारी। जिस तरह लैपटॉप होता है तो उसका रूट वॉल्यूम कहाँ पे स्टोर होता है, सी ड्राइव के अंदर, जो हमारा रूट वॉल्यूम है, बूट वॉल्यूम उसको हम बोलते हैं। इसी तरह ये भी कहाँ स्टोर होगा, हमारे रूट वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा। तो आप रूट वॉल्यूम के अंदर जो जो चीज़ स्टोर करोगे अपनी सी ड्राइव के अंदर, वो सारा एआरएम के अंदर इंक्लूड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हमारी इमेज होती है एक मशीन की। A root volume typically contains an operating system and everything that was installed in that operating system, libraries, dependencies, वो सारी चीजें। EC2 copy the template to the root volume of a new instance and then start it। ठीक है, तो वहां से हम उसको बना सकते हैं। पर ये नीचे आपको तरीके बताए गए हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए, कि एआरएम को चूज करने के कितने तरीके होते हैं। तो टोटल 4 तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो हम क्विक स्टार्ट से कर सकते हैं। ठीक है, और जो कम्युनिटी होता है वो हमें रिकमेंड नहीं किया जाता, यहाँ पे आप देख भी लें। These AMIs are created by people all around the world। AWS doesn't check these AMIs। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इसको चेक नहीं करते। सो यूज देम एट योर ओन रिस्क। इसलिए हम कभी भी जो ना वो जो माई कम्युनिटी एमआईज होती है वहां से चूज नहीं करते। हम या तो क्विक स्टार्ट से करेंगे, या हम मोस्टली जो है ना वो जो मार्केट प्लेस होती है वहां से करेंगे। तो ये टोटल 4 तरीके होते हैं हमारे पास। जी भाई, यहाँ तक क्लियर आपको? तो फर्स्ट हमारा ये था कि आपने एएमआई को चूज करना है। अब यहाँ पे कुछ एएमआई के बेनिफिट बता रहे हैं कि उस जो एएमआई होता है उसका बेनिफिट क्या होता है। इसके काफी बेनिफिट होते हैं, बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं एएमआई के। बेनिफिट ये होता है कि आप इस इमेज को यूज एन एएमआई टू लॉन्च इंस्टेंसेस रिपीटेडली विद एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन। कि आप इसको ना मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे इंस्टेंस डाटा लॉन्च फ्रॉम एट द सेम एएमआई आर आइडेंटिकली कॉन्फ़िगर्ड। अब देखिए मैंने ये एएमआई यहाँ पे चूज की है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा ना, इस 1 की जगह 2 लिख दूंगा, इसका मतलब है कि मेरे 2 सर्वर बनेंगे ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, उनकी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, सेम उनकी जो है ना वो एएमआई होगी। ठीक है, आर आइडेंटिकली कॉन्फ़िगर्ड, उनका रूट वॉल्यूम बूट वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो आप इससे अगर मल्टीपल सर्वर बनाना चाहते हैं ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए फिर आप एक एएमआई को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह करते हैं, वो हम इस तरह करते हैं कि हमारा कोई सर्वर चल रहा है पहले से ऑलरेडी, हम उसकी एएमआई को, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एएमआई को कॉपी कर लें। ठीक है, जिस तरह फर्ज कर लें मेरा ये एएमआई, मेरा जो है ना ये बन गया एक सर्वर, मेरा एक सर्वर चल रहा है जिसके अंदर ये एएमआई चल रही है। मैं क्या करूंगा, इसको स्टॉप करके सर्वर को, इसकी जो एएमआई होगी वो कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने से क्या होगा कि अगर मैं दोबारा सेम स्पेसिफिकेशन वाला, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला आइडेंटिकल सर्वर दोबारा बनाना चाहता हूँ, बना सकता हूँ यूजिंग जो है ना प्रीवियस एएमआई। तो इसका ये बेनिफिट होता है, इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, रिपीटेबिलिटी इसको कर सकते हैं। रिकवरेबिलिटी, हो सकता है अगर आपका जो है ना सर्वर डाउन हो गया या खराब हो गया, किसी वजह से नहीं चल रहा, तो अगर आपने उसकी एएमआई कॉपी करके रखी हुई है तो आप दोबारा से वो सारी चीजें रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं एमआई के, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। फिलहाल मैं अभी इसको नहीं कर रहा प्रैक्टिकली। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास होता है इंस्टेंस टाइप। कि अब हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, कंप्यूटर सर्विस बना रहे हैं, तो उसको हम कोई इंस्टेंस टाइप भी देंगे। देखें, आप लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट से, या सिस्टम लेने जाते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो आप उसको बताते हैं कि भाई मैं जो लैपटॉप ले रहा हूँ उसको रैम की, उसके पास की रैम कितनी होनी चाहिए, 4 GB रैम मुझे चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए। ठीक है, और मुझे कौन सा प्रोसेसर चाहिए, किस जनरेशन का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास क्या है, एक कंप्यूटर है, एक मशीन है ये। तो जो हम ये बना रहे हैं EC2, ये भी तो एक मशीन बना रहे हैं ना हम। तो इसको भी सारी चीज़ें देंगे हम जो कंप्यूटर के साथ जनरली अटैच होती हैं, रैम, CPU, स्टोरेज, वो सारी चीज़ें इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा। तो इनको भी वो सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे, अटैच करेंगे इनके साथ। तो दूसरा हमारे पास स्टेप होता है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या होता है, इंस्टेंस टाइप के अंदर आपने याद रखना है, इंस्टेंस टाइप के अंदर हम 2 चीजें स्पेसिफाई करते हैं। एक उस मशीन की रैम, और दूसरा उस मशीन की CPU। सीपी प्रोसेसिंग पावर हमने उसको कितनी देनी है, कितने कोर CPU देने हैं हमने उसको। ठीक है, तो इंस्टेंस टाइप के अंदर ये 2 चीजें हम डिफाइन करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, और नीचे ऑप्शन होगा ये देखें इंस्टेंस टाइप का। यहाँ से आप कोई भी इंस्टेंस टाइप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। T2 नैनो, T2 माइक्रो,
यहाँ से एक गौर कीजिएगा। अगर मैं T2 माइक्रो सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 वर्चुअल CPU मिल रहा है मेरी मशीन को, और 0.5 GB रैम मिल रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 वर्चुअल CPU और 1 GB रैम मिल रही है मेरी मशीन को। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सम टाइम आपका सिस्टम स्लो हो जाता है ना, तो आप चाहते हैं, आप कहते हैं मुझे इसकी रैम इंक्रीज करनी है या मुझे अच्छा जनरेशन वाला मुझे चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, तो आप ये भी सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। T2 स्मॉल, आप जिस तरह बड़े इंस्टेंस टाइप की तरफ जाते जाएंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाएगी, उसके वर्चुअल CPU और उसकी रैम भी इंक्रीज होती रहेगी। T2 मीडियम, जिसके अंदर आपको 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे डिफरेंट इंस्टेंस टाइप, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाती हैं। आपने जो भी क्लास यूज करनी है आप यहाँ पे वो इजीली सारी क्लास यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ T2 माइक्रो, जो बाय डिफॉल्ट होता है, और ये फ्री टीयर भी होता है, ये फ्री होता है, आपको इसकी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। जिसके अंदर मेरी मशीन को 1 वर्चुअल CPU मिलेगा और 1 GB रैम मिलेगी। तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे आप उसको रैम और वर्चुअल CPU डिफाइन करते हैं इंस्टेंस टाइप के अंदर। आप इसको पढ़ते कैसे हैं? हाँ, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप देखिए मैंने अभी कौन सा चूज किया था, मैंने यहाँ पे चूज किया था T2 माइक्रो। ठीक है। अब जो T2 माइक्रो का मतलब क्या है? T2 माइक्रो का मतलब ये है कि ये टी क्लास से बिलोंग करता है, T4 क्लास के लिए होता है, टी क्लास से बिलोंग करता है। टू का मतलब होता है कि ये किस जनरेशन का है। ठीक है। ये टी क्लास की किस जनरेशन का है ये वाला मेरे पास इंस्टेंस टाइप। तो वो जनरेशन को जो है ना वो स्पेसिफाई करता है। और माइक्रो जो होता है वो आपकी जो साइज होता है उसको बताता है कि यहाँ पे कितना कौन से साइज का आप यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखें, यहाँ आपके पास सारे आ जाएंगे। T1 माइक्रो, T2 नैनो, T2 माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब बड़े की तरफ जाते जाएंगे वहां पे आपके पास रैम और वर्चुअल CPU भी क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं। टी के अलावा ए क्लास भी होती है हमारे पास, ए के अलावा हमारे पास सी क्लास भी होती है, सी के अलावा हमारे पास एम क्लास, आर क्लास, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना मुझे 10 जनरेशन का जो है ना वो प्रोसेसर चाहिए, और Core i5 चाहिए, Core i9 चाहिए, वो सारी चीज़ें सेम यहाँ पे होती हैं। अगर मैं 3 पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सी क्लास चल रही है अभी, सी क्लास काफ़ी बड़ी है हमारे पास। अगर मैं 6 पे जाता हूँ तो यहाँ पे आई क्लास भी चल रही है, INF। आर क्लास भी होती है, एम क्लास भी होती है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो आपने चूज करना होता है मुझे किस क्लास का इंस्टेंस टाइप चाहिए, और कौन सी जनरेशन चाहिए, और क्या साइज चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज डिफाइन करते हो। कहाँ चला गया? तो मैं यहाँ अपनी मशीन के लिए मैंने एक इंस्टेंस टाइप ले लिया T2 माइक्रो। तो यहाँ पे बताया गया है आपको टी फैमिली नेम होता है। ठीक है। टी मतलब जो शुरू वाला होता है, TMR, वो फैमिली नेम होते हैं। थ्री होता है हमारे पास जनरेशन नंबर, कि अगर कोई भी इंस्टेंस टाइप है किसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो उसकी जनरेशन क्या है। लार्ज जो है वो होता है वो आपकी क्या होती है, साइज होता है। जिस तरह नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज। जिस तरह आप बड़े की तरफ जाते जाएंगे आपकी कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होती रहेगी आपके सर्वर की। अब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस तो होती हैं, इंस्टेंस टाइप के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ए क्लास होती है, टी क्लास, सी क्लास, आर क्लास, FD, PG, ये सारी क्लासेस होती हैं। अब इनका पर्पस क्या है, इनको क्यों क्लासेस में बना दिया गया है? अब इनको ना डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट क्लासेस के अंदर, जितने भी इंस्टेंस टाइप है ना हमारे पास उनको क्लासेस में डिफाइन कर दिया गया है। कुछ हमारे पास इंस्टेंस टाइप होते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं, कुछ होते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज, कुछ होते हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज। आप फर्ज कर लें आप कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं और आपने उस वर्चुअल मशीन के ऊपर थोड़ी बहुत डिप्लॉयमेंट करनी है, आपने कोई हैवी काम नहीं करना उसके ऊपर, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं करनी है छोटी मोटी। तो आप वहाँ पे ना आपका जनरल पर्पस काम है वहाँ पे, तो फिर आप वहाँ क्या करोगे, कोई टी क्लास, एम क्लास या ए क्लास का वहाँ पे यूज करोगे, आपका काम हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। अगर आपको प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, कोई आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं जहाँ पे जो है ना आपको कोई ऐसा वर्कलोड है जहाँ पे आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस चाहिए, जहाँ पे
जो ना बैच प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ पे प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस लेने हैं। ठीक है, सी वो उसमें आते हैं सी क्लास, सी फॉर कंप्यूट। इसी तरह अगर कोई आप ऐसा वर्कलोड बना रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर जहाँ पे आपको आपका मेमोरी वर्कलोड है, जहाँ पे आपको वो कुछ डाटा को कैश कर लेना है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस का यूज करेंगे, जिससे हमारे पास इन मेमोरी डेटाबेसेस होती हैं जो डाटा को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, उसके अंदर आर क्लास आ जाती है, एक्स क्लास, जी क्लास आ जाती है। फिर हमारे पास आता है एक्सलेटेड कंप्यूटिंग। अगर आपको कोई जो है ना कोई गेमिंग वाला कोई चाहिए, जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड जो होता है वो आपने लगाना है अपने वर्चुअल मशीन के साथ, उसका यूज करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, एक्सलेटेड कंप्यूटिंग में से कोई भी आप क्लास यूज कर सकते हैं, जी क्लास यूज कर सकते हैं, पी क्लास, एफ क्लास यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आप डेटाबेस के ऊपर बना रहे हैं, कोई आप अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास आपको डाटा ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ फिर आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डी क्लास, एच क्लास, आई क्लास आती है। ठीक है, तो इसकी जो है ना मैं डॉक्यूमेंटेशन भी आप शेयर कर दूंगा। इसके अंदर सिर्फ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप वहाँ से भी उसको जो है ना इसका आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ क्लासेस जो है ना डिफाइन की गई हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्लासेस वहाँ डिफाइन कर दी गई हैं आपके पास। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्टेंस टाइप लेना है, किस कैटेगरी का लेना है, ये आपके वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड किस तरह का है। आप जो सर्वर रेडी कर रहे हैं उसके ऊपर उसको किस पर्पज के लिए आपने यूज करना है। ठीक है, जिस तरह हमारा जो है ना वो लैपटॉप होता है ना, सम टाइम क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना कुछ हमारा जो लैपटॉप होता है, ठीक है, वो स्लो हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों स्लो हो रही है, या वो क्यों लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, बहुत लेट रिस्पॉन्ड ओपन होती है, या हम कोई हैवी काम कर रहे हैं लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है। ठीक है, हमारा जो लैपटॉप है वो ना उसके अंदर 4 GB रैम है, और कोर i5 है हमारे पास। ठीक है, और 4 कोर है हमारे पास। तो यहाँ पे वो जो है ना वो कोई जनरेशन भी कोई हमारे पास जो है ना लो सी जनरेशन है, और कोर i5 हमारे पास चल रहा है। तो वहाँ पे अगर हम कोई गेमिंग वहाँ पे चलाएंगे उस लैपटॉप के ऊपर, या हम गेमों को इंस्टॉल करेंगे या कोई कोडिंग वाला काम करेंगे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कोई अच्छी जनरेशन, उसकी जनरेशन भी चेंज कर सकते हैं, अच्छी जनरेशन वाला हम जो ना वर्चुअल सीपीयू वाला लैपटॉप ले सकते हैं, और उसकी जो रैम होती है वो भी इसको इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी जो है ना परफॉर्मेंस बेटर हो सके लैपटॉप की। सेम इसी तरह है। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि वर्कलोड किस तरह है, उस बेस पे आप यहाँ पे डिफरेंट इंस्टेंस टाइप का चूज करते हो। आपने कोई भी चूज करना है, यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस टाइप चूज कर लिया। मैं यहाँ से आपको ना AWS इंस्टेंस टाइप्स, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपसे। अगर आपने पढ़ने की जरूरत तो नहीं है वैसे, अगर आपने पढ़ना हो इसको तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि जनरल पर्पज के अंदर कौन कौन से आते हैं, कंप्यूट के अंदर कौन कौन से आते हैं। आपने इनको याद नहीं करना कि M7G, M7 इस तरह याद नहीं आपने करना, लेकिन सिर्फ उसको देख लेना एक दफा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि टोटल कितने तरह के हमारे पास इंस्टेंस टाइप होते हैं, और उनको किस कैटेगरी के अंदर वो फॉल कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाता कि वो कितने तरह के होते हैं किस तरह के, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे लिया जाता है। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया आपसे चैट में, अब वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है नेटवर्क सेटिंग। ऑब्वियसली हम अपना जो है ना एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं क्लाउड के ऊपर, तो उसकी जितनी भी नेटवर्किंग सेटिंग है वो भी हमने खुद ही करनी है। ठीक है, कि हमने उसको जो ना पब्लिक आईपी देना है या प्राइवेट आईपी देना है, उसको हमने कौन सा नेटवर्क देना है हमने उसे। ठीक है, वो एक्चुअली मैं यहाँ पे चीज़ें डिफाइन नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा नेटवर्किंग का मॉड्यूल है हमारे पास। हम जब वहाँ जाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, वीपीसी क्या होता है, वो सारी चीज़ें, नेटवर्किंग राउटिंग, वो सारी वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नेटवर्किंग भी हम करते हैं, नेटवर्किंग का भी अलग हमारे पास होता है, जिस तरह मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेटवर्किंग सेक्शन अलग होता है। ये देखें, नेटवर्क सेटिंग। हम कोई
EC2 बना रहे हैं तो उसके अंदर नेटवर्किंग में खुद करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। नेटवर्किंग के अंदर ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखते हो कि मुझे किस VPC के अंदर रखना है इसको। आप जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, तो उसके लिए आप VPC जरूर चूज करते हो। VPC होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अभी मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे, हमें आगे जाकर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन VPC क्या लिखा हुआ रिक्वायर्ड होता है। अगर आप VPC चूज नहीं करेंगे तो आपका सर्वर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें बनाना ही पड़ेगा। ये आ रहा है डिफॉल्ट, ये पहले से बना हुआ है। अगर आप अपना खुद का VPC बना के उसके अंदर रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आप सबनेट चूज करते हो यहाँ पे। सबनेट का मतलब ये होता है कि आपने किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाना है। क्योंकि यहाँ से तो रीजन हम बता रहे हैं कि नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बनेगा मेरा सर्वर, ठीक है। लेकिन नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनेगा, वो आप सबनेट के अंदर आके वो चीज़ डिफाइन करते हो कि मुझे कौन सा सबनेट लेना है यहाँ पे। ठीक है, देखें अवेलेबिलिटी जोन नंबर B, D, A वो सारे यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कोई ना कोई चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई चूज नहीं करते यहाँ पे सबनेट, तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। वो फिर आपका ऐप में बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में आपका बना सकता है सर्वर। फिर हमारे पास होता है ऑटो साइन पब्लिक आईपी। अगर आप अपने सर्वर को पब्लिक आईपी देना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर नहीं देना चाहते तो फिर आप उसको डिसेबल कर देंगे। अगर कोई आप प्राइवेट सर्वर बनाना चाहते हैं जिसको अपने पब्लिक आईपी नहीं देना, तो उसको आप फिर डिसेबल कर देंगे, वहां पे उसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हम उसको इनेबल कर रहे हैं, पब्लिक आईपी दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती हैं नेटवर्क सेटिंग्स, कि जिसके अंदर हम उसकी इस तरह की कुछ नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, इसको हम देखते हैं। वैसे नेटवर्क सेटिंग का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि VPC आप किस तरह बनाते हो, ठीक है। तो वो हम फिर बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, ये क्या होता है इसको हम VPC की जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। लेकिन जब आप पब्लिक सबनेट के अंदर उसको रखते हो तो आप उसको पब्लिक आईपी देते हो। जब आप उसको प्राइवेट सबनेट के अंदर रखते हो फिर आप उसको पब्लिक आईपी नहीं देते, उसको सिर्फ एक प्राइवेट आईपी ही साइन होती है आपके सर्वर को। ठीक है भाइयों, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेनी है, वही सारी चीज़ें हमने को बताई हैं। तो इसको आप जरूर रीड किया करें, ये जो चीज़ें होती हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है कि आप कोई ना कोई रोल असाइन करते हो। कि अगर आप कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हो उसको कोई रोल भी साइन कर दो। रोल किस पर्पज के लिए काम किया जाता है, मैं लास्ट पे जाऊंगा। ये देखिए एडवांस डिटेल आ रहा है मेरे पास। एडवांस डिटेल में जाऊंगा, नीचे स्क्रॉलिंग करूंगा ना जब, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है IAM इंस्टेंस प्रोफाइल के नाम से। कि आप, ये ऑप्शनल होता है, ये कोई यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑप्शनल होता है ये। कि आप अगर अपने मशीन को कोई रोल असाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। रोल क्या होता है कि समटाइम ये होता है कि डिफरेंट सबसिडी ने आपस में कम्युनिकेट करना होता है। जिस तरह मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है मेरी इस वर्चुअल मशीन के ऊपर, और उसको कोई स्टोरेज चाहिए जहाँ पे डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। तो मैंने उसको कम्युनिकेट करवाना है S3 से। तो ऑब्वियसली अपने सर्वर को S3 से कम्युनिकेट करने के लिए मैं उसको कोई ना कोई रोल असाइन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, रोल मतलब परमिशन दूंगा उसको कि आप S3 से कम्युनिकेट कर सकते हो, या मेरे सर्वर ने बैकएंड के ऊपर डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, तो उसको मैं फिर यहाँ पे रोल असाइन करूंगा। या रोल क्या होता है, परमिशन असाइन करूंगा कि आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर मैं नहीं दूंगा परमिशन तो वो फिर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, फिर वो S3 के अंदर डाटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सब चीज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम उनको रोल असाइन करते हैं, परमिशन देते हैं। तो वो यहाँ पे होता है IAM रोल होता है उसका नाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये ऑप्शनल होता है। आप जो है ना एट द टाइम ऑफ लॉन्च भी उसको कर सकते हो। अभी मैं उसको देना चाहता हूँ अभी भी कर सकता हूँ। अगर मैंने सर्वर बना दिया है तो मैं बाद में भी उसको दे सकता हूँ, चलते सर्वर के ऊपर भी मैं कोई ना कोई रोल असाइन कर सकता हूँ उसको। ठीक है, इस डिटेल के अंदर उसने यही लिखा हुआ है कि अगर आप वो कि एस से कम्युनिकेशन करनी है, किसी सर्विस से कम्युनिकेशन करनी है आपके EC2 ने, तो उसके लिए फिर आप उसको रोल असाइन करते हो। फिर फिफ्थ स्टेप हमारे पास होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, यूजर डाटा स्क्रिप्ट। कि मेरा सर्वर बन रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे सर्वर के अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, ठीक है, कोई पैकेज डाउनलोड करने हैं या कोई अपडेट करना है चीज़, तो क्या करूँगा, मैं उस सर्वर को रिमोटली एक्सेस करूँगा अपनी वर्चुअल मशीन को। CLI के थ्रू उसके अंदर जाके कोई स्क्रिप्ट लिखूंगा yum इंस्टॉल, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सर्वर को बिना एक्सेस किए, रिमोटली एक्सेस किए उसके अंदर स्क्रिप्ट चल जाए कुछ मेरे,
ठीक है, उसके अंदर कोई डाटा मैं यहाँ पे ना कुछ डाउनलोड कर दूँ, तो फिर ये ऑप्शन चीज होती है, आप यहाँ पे कोई ना कोई स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ये होता है हमारे पास यूजर डाटा के नाम से। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। आप यहाँ पे चूज फाइल करके, अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। ठीक है, अपलोड कर सकते हो अपने सिस्टम से। तो ये भी चीज़ होती है कि अगर आप अपने सर्वर को बिना एक्सेस किए, बिना एसएसएच लिए, आप उसके अंदर कोई चीज़ रन करना चाहें, कोई स्क्रिप्ट रन करना चाहें, कोई इंस्टॉल करना चाहें, इंस्टॉलेशन करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है स्टोरेज। ऑब्वियसली हम अपना सर्वर बना रहे हैं, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल मशीन रेडी कर रहे हैं, तो उसको हम स्टोरेज भी तो देंगे ना, जिस तरह हमारे लैपटॉप के साथ स्टोरेज होती है। ठीक है, उसी तरह हम अपने वर्चुअल मशीन को, EC2 को स्टोरेज भी देंगे। तो स्टोरेज का ऑप्शन जो ऊपर आता है हमारे पास, ये होता है कॉन्फ़िगर स्टोरेज। ठीक है, देखें अभी मैंने स्टोरेज जो है ना यहाँ पे चूज नहीं की, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्टोरेज मुझे मिल रही है ना, वो मुझे मिल रही है 8 GB। ठीक है, मुझे 8 GB मिल रही है। और ये क्या है, मेरा रूट वॉल्यूम है, जिसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर आप एडिशनल D ड्राइव अटैच करना चाहें तो आप ऐड न्यू वॉल्यूम करके उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सिंपल होता है स्टोरेज करना। जिस तरह हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो 256 GB स्टोरेज चाहिए। फिर आप उसको बताते हो कि मुझे स्टोरेज कौन सी चाहिए, मुझे HDD चाहिए, SSD चाहिए। ठीक है, अगर आपको SSD चाहिए तो उसके अंदर आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन चाहिए, M2 कार्ड चाहिए या NVMe चाहिए। इस तरह की आप चीज़ें आप उसको बताते हो। इसी तरह यहाँ पे होता है कि अगर आप यहाँ पे स्टोरेज यूज कर रहे हो तो आपको SSD चाहिए या कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ भी डिफाइन करेंगे हम। जिस तरह यहाँ पे कोल्ड HDD भी है, थ्रूपुट मैग्नेट, ये थोड़ी पुरानी है। HDD हो गया, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD हो गया। ठीक है, अभी जो SSD वाली होती है वो ये वाली होती है, जनरल पर्पज SSD। तो SSD यहाँ पे चार होती हैं, GP3, GP2, IO1, IO2। ठीक है, तो GP3 जो GP2 होता है ये थोड़ी सी लो होती हैं। अगर आपको फास्ट इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वहाँ फिर हम SSD IO1 IO2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम जिस तरह हम अपने लैपटॉप के साथ काम करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं अपने वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करते हुए। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे वो बता भी रहे हैं आपके पास, कॉन्फ़िगर द रूट वॉल्यूम वेयर द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। तो ये हमारा रूट वॉल्यूम है जो मैंने चूज किया हुआ है 8 GB का। मैं इसको इंक्रीज भी कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन डिफॉल्ट जो है वो 8 ही रहेगा मेरा। 8 से कम नहीं कर सकता, ज़्यादा कर सकता हूँ मैं इसको। जी अली रज़ा, आप पूछ रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे ऐड वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक एडिशनल स्टोरेज अटैच कर सकता हूँ। 10 GB, 256 GB, जो भी मैं अटैच करना चाहूँ इजिली कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरा फिर रूट वॉल्यूम नहीं होगा, ये मेरा अलग से वॉल्यूम अटैच होगा उसके साथ, D ड्राइव या E ड्राइव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ तो मैं अब मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको जो है ना रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से। मुझे 8 GB रिक्वायर्ड है। अटैच एडिशनल स्टोरेज, वही बात जो अभी मैंने को बताया कि आप एडिशनल स्टोरेज भी अटैच कर सकते हो। एंड AMI माइट ऑलरेडी इंक्लूड मोर देन वन वॉल्यूम। एक AMI के अंदर मोर देन वन वॉल्यूम भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, वो सिलेक्ट करता है जब आप उसको कॉपी करते हो ना AMI को, तब आप ये चीज़ें डिफाइन करते हो। फॉर ईच वॉल्यूम यू स्पेसिफाई साइज ऑफ डिस्क, हम वहाँ में स्पेसिफाई करते हैं हमें कितनी GB स्टोरेज चाहिए। और वॉल्यूम टाइप स्पेसिफाई करते हैं हमें SSD चाहिए या HDD चाहिए। अगर आपको SSD चाहिए स्टोरेज तो उसके अंदर आपको कौन सी चाहिए, GP1, GP2, GP3। GP1 तो नहीं होता, 2, 3, IO1 और IO2 होते हैं हमारे पास, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो IO1 IO2 होते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और जो GP2 GP3 होती हैं वो भी SSD होती हैं, लेकिन उनकी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी लो होती हैं IO1 IO2 से। If the volume will be deleted when the instance is terminated, if encryption should be used। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको बताई जा रही है कि यहाँ पे जो ना आप एक और चीज डिफाइन करते हो। ये जो वॉल्यूम है ना मेरा, ये मेरा अटैच है किसके साथ, मेरे सर्वर के साथ। अगर मैं अपने सर्वर को टर्मिनेट कर दूंगा ना,
तो ये वॉल्यूम भी उसके साथ टर्मिनेट हो जाएगा, ये मुझे जो ना वहाँ पे वो नज़र नहीं आएगा। बट ये डिपेंड करता है कि आप इसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उसको आप सिलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आप उसको ये बताते हो कि अगर मेरा वॉल्यूम, अगर मैं अपने सर्वर को डिलीट कर दूं तो क्या मेरा स्टोरेज भी डिलीट हो कि ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस में जाके आई थिंक वो ऑप्शन आता है हमारे पास। ये देखें, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर मैं उसको यस करूंगा ना, इसका मतलब होगा कि जैसे मैं अपने सर्वर को डिलीट करूंगा, अपने वर्चुअल मशीन को, तो उसके साथ जो वॉल्यूम अटैच होगा ना वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे नो कर दूंगा, इसका मतलब है कि मैं अपने सर्वर को जब टर्मिनेट करूंगा तो उसका वॉल्यूम परसिस्ट करेगा, वो मेरे पास सेव रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। तो मैं अब इसको चले नो कर देता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं अब इसको बाय डिफॉल्ट ये यस होता है, बट अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसको नो करना पड़ेगा। तो मैं इसको नो पे क्लिक कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें ऐसी रहने दें फिलहाल। आप अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। हाँ, तो जो हमारे पास जो स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं ना, अभी जो हमने पढ़ा था स्टोरेज, वो दो तरह के होते हैं। हम जो स्टोरेज यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाली स्टोरेज, ये एक्चुअली दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है ईपीएस पैक्ड स्टोरेज, और एक हमारे पास होती है इंस्टेंट स्टोरेज। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज होती हैं। तो उसको हम, मैं देखता हूँ उसको अभी, चलो बाद में उसको डिफाइन करेंगे जब ईबीएस का टॉपिक आएगा ना, तब हम डिफाइन करेंगे, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो स्टोरेज की बात कर रहे हैं ना हम, ये वाली, ये दो तरह की होती हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ईबीएस वॉल्यूम, कि मैं अभी जो स्टोरेज यूज कर रहा हूँ वो ईबीएस बैक्ड वॉल्यूम है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन होता है कि आप जो स्टोरेज यूज कर रहे हैं अपने सर्वर के लिए, अपनी वर्चुअल मशीन के लिए, उसकी कौन सी क्लास आपने यूज करनी है, कौन सी स्पेसिफिकेशन यूज करनी है। दो टाइप होती है, एक ईबीएस होता है और एक हमारे पास होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है स्टोरेज टाइप क्या है हमारे पास, ईबीएस। ठीक है, आप ईबीएस यूज करना चाहते हैं या आप इंस्टेंट स्टोर यूज करना चाहते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या था मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन याद रखना है आपने, ठीक है। एक जो हम स्टोरेज यूज करते हैं, स्टोरेज ऑप्शन के अंदर जाके, वो दो तरह की स्टोरेज होती हैं। एक होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, ईबीएस, और दूसरा हमारे पास होता है Amazon EC2 इंस्टेंट स्टोर। तो ये दो तरह की स्टोरेज हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो जो S3 होता है ना, इसको हम यहाँ पे एज अ स्टोरेज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती है। S3 को हम एज अ स्टोरेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होती है। जो हमारे, हम यहाँ पे जो स्टोरेज यूज कर सकते हैं वो हमारे पास होती है ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, Amazon EC2 EBS ब्लॉक लेवल स्टोरेज, इसलिए उसको हम वहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये जस्ट आपकी जो ईबीएस होती है, जस्ट लाइक आपकी हार्ड ड्राइव की तरह काम करती है, लेकिन S3 का पर्पज नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईबीएस के अंदर और इंस्टेंट स्टोर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है, इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे दो सिनेरियो दिए गए हैं कि ये आपकी इंस्टेंट स्टोर है, ये आपका वर्चुअल मशीन है, ये वाली इंस्टेंस वन को भी देखें फिलहाल। ये आपका क्या है, इंस्टेंस, इंस्टेंस है आपका, वर्चुअल मशीन है। इंस्टेंस वन के अंदर देखें, वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे, व्हाट हैपन इफ द इंस्टेंस इज स्टॉप्ड एंड द स्टार्ट अगेन, इट हैज एन ईबीएस रूट वॉल्यूम। कि अगर आप कोई अपना सर्वर बना रहे हैं और उसके साथ स्टोरेज अटैच कर रहे हैं, ये वाली, लेकिन इस स्टोरेज की जो टाइप है ना वो ईबीएस वॉल्यूम है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर हम अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट भी करेंगे ना, तो हमारा डाटा इस वॉल्यूम के अंदर परसिस्ट करेगा, डिलीट नहीं होगा। क्योंकि जो ईबीएस होती है ना, ये हमारे पास होती है परसिस्टेंस ब्लॉक लेवल स्टोरेज, यहाँ पे डाटा परसिस्ट करता है। लेकिन अगर अगर आप यहाँ पे स्टोरेज के अंदर ईबीएस टाइप यूज नहीं कर रहे, आप यहाँ पे एक और होती है इंस्टेंट स्टोर के नाम से, अगर आप वो टाइप यूज कर रहे हैं, तो उस वो होती है टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज, उसके अंदर आपका डाटा परसिस्ट नहीं करता। उससे क्या होता है कि अगर आपने अपने सर्वर को स्टार्ट स्टॉप किया, दोबारा स्टार्ट किया, आपका डाटा भी रेज हो गया। ठीक है, वो परसिस्ट नहीं करेगा वहां पे। तो इसलिए ये दो ऑप्शन होते हमारे पास होते हैं कि आपने ये देखना होता है कि मैं यहाँ पर स्टोरेज कौन सी यूज कर रहा हूँ, ईबीएस यूज कर रहा हूँ या इंस्टेंट स्टोरेज यूज कर रहा हूँ।
जी भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? मुझे जल्दी से बता दें। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, अगर आप ईबीएस यूज कर रहे हैं और अगर आप अपने सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट कर तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारा डाटा उसके अंदर परसिस्ट करेगा। ठीक है, डिलीट नहीं होगा। अगर आप इंस्टेंट स्टोर यूज कर रहे हैं एज अ रूट वॉल्यूम, तो क्या होगा, आपका डाटा जो है ना वो लॉस हो जाएगा वहां पे। ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दोबारा स्ट्रक्चर को समझ, मैंने आपको बताया था सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, होस्ट लेयर होती है। उसके ऊपर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है हाइपरवाजर के नाम से। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर हम अपनी वर्चुअल मशीन रेडी करते हैं। वो वर्चुअल मशीन हमारी एक भी हो सकती है, वो वर्चुअल मशीन हमारी दो वर्चुअल मशीन भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारी तीन वर्चुअल मशीन, डिफरेंट वर्चुअल मशीन हमारे यहाँ पे चल रही हैं क्लाउड के ऊपर। ये हमारा होस्ट है, जो AWS डाटा सेंटर के अंदर जो सर्वर पड़े हुए हैं ये वो है। इसके ऊपर हाइपरवाइजर लेयर है, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी वर्चुअल मशीन रेडी कर रहे हैं, EC2 बना रहे हैं। तो ये हमारा EC2 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम इसको ले लेते हैं 3 वाले को। कि फर्ज कर लें आपने यहाँ पे जो ना EBS, आप यहाँ पे जो स्टोरेज यूज कर रहे हैं इसके साथ, वो आप कर रहे हैं इंस्टेंट स्टोर के नाम से, जो इंस्टेंट स्टोर के नाम से होती है ना, आप उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंस्टेंट स्टोर। इसका मतलब होगा कि ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसको अब वर्चुअल CPU, रैम, स्टोरेज, अब ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, मुझे जल्दी से बता दें कहाँ से मिलेंगी भाइयों। ये जितने भी रिसोर्सेज हमारी वर्चुअल वर्चुअल मशीन यूज करेगी, उसको सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, इस होस्ट सर। ऑब्वियसली इस होस्ट से मिलेंगे। और कौन प्रोवाइड करेगा, हाइपरवाइजर को प्रोवाइड करेगा, जो जितने भी रिसोर्सेज को चाहिए होंगे। ठीक है, इसलिए हम जब अपनी वर्चुअल मशीन को स्टॉप करते हैं ना, ठीक है, और स्टॉप करके हम जब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आप अपनी, क्योंकि हम वहाँ पे वो आगे चीज़ पढ़ेंगे जब भी, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर दोबारा स्टार्ट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता कि पहले जहाँ बनी थी दोबारा भी वहीं बने जाके आपकी, स्टार्ट करने के बाद भी दोबारा वहीं बने जाके। ठीक है, हो सकता है वो किसी दूसरे होस्ट के ऊपर जाके वो आपकी वर्चुअल मशीन बन जाए स्टॉप करने के बाद भी, इसलिए डाटा रेज हो जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पे EBS वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो EBS वॉल्यूम अगर आप यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हमारी वर्चुअल मशीन, वर्चुअल CPU, रैम तो यहीं से यूज करेगी, यहीं से यूज करेगी। लेकिन जो EBS उसकी जो स्टोरेज होगी ना, स्टोरेज वो अब यहाँ से यूज नहीं करेगी, वो एक अलग से एक नेटवर्क होगा, वहां से वो स्टोरेज को यूज करेगी। ठीक है, अगर आप अब मशीन को टर्मिनेट भी कर दें, आप स्टॉप तो दूर की बात है, टर्मिनेट करके अब दोबारा वो कहीं भी बन जाए, दूसरे रीजन के अंदर जाके बन जाए, वॉल्यूम तो आपके पास पड़ा हुआ है ना, वो तो स्टोर रहता है। क्योंकि अब ये इस मशीन के साथ अटैच नहीं है, ये अलग से नेटवर्क के अंदर है, तो वहां से अलग से उसको आपकी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच किया जाता है इस वॉल्यूम को। ठीक है, इसलिए होस्ट चेंज हो जाता है तो आपका डाटा इरेज हो जाता है। लेकिन ये जो होती है, ये एक तरह की जो हमारे पास नेटवर्क अटैच स्टोरेज होती है, कि हम उसको अलग से स्टोरेज अटैच करते हैं उसके साथ, तो वो तो महफूज रहती है। इसलिए जब हम EBS यूज करते हैं, डाटा परसिस्ट करता है हमारे पास। अब वर्चुअल मशीन यहाँ से उठ के यहाँ बन जाए, ठीक है, तो ये पड़ा हुआ वॉल्यूम, इसको हम यहाँ भी अटैच कर सकते हैं अपनी इस वर्चुअल मशीन के साथ। इसलिए जो EBS होता है वो परसिस्टेंस ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, और जो इंस्टेंट स्टोर होता है वो हमारे पास क्या होती है, टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है। क्योंकि जब इंस्टेंट स्टोर के अंदर हमारी जो वर्चुअल मशीन होती है वो स्टोरेज हमारे होस्ट से ही ले रही होती है, लेकिन EBS के अंदर जो वर्चुअल मशीन होती है उसको अलग से उसके साथ अटैच की जाती है एक स्टोरेज, EBS के नाम से। ठीक है, तो इसलिए वो डाटा परसिस्ट करता है उसके अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन की गई है, तो आपने इसको पढ़ लेना है, इसके अंदर वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। फिर हमारे पास आता है एक टैग। टैग्स क्या होता है कि हम ना अपने ऑब्वियसली अपने सर्वर को नेम देते हैं कि भाई मेरा जो सर्वर है उसका नेम क्या होगा, उसको टैग लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नेम भी दे देता हूँ कि ये मेरा जो है ना वो वेब सर्वर है। कोई भी आप इसको नेम दे सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे
नेम दे रहा हूँ। आप इसको अगर एडिशनल टैग लगाना चाहें तो आप इसको टैग भी लगा सकते हैं। टैग लगाने का पर्पज ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज कर ले मल्टीपल मशीन चल रही है आपके पास, ठीक है, कोई 50-100 चल रही हैं, तो कुछ आपकी टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर चल रही हैं, कुछ डेवलपमेंट के अंदर चल रही हैं, कुछ अलग स्टेज एरिया के अंदर चल रही हैं, तो आपको वहाँ पे टैग लगाने से पता रहता है कि मेरी मशीन किस इन्वायरमेंट के अंदर चल रही है। ठीक है, या फर्ज कर लें 50 मशीन है, उनके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन या उनके ऊपर अलग अलग जो है ना वो वेबसाइट चल रही हैं, तो आपको उसके ऊपर टैग लगा सकते हो कि इसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, इसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, उसको टैग लगा सकते हो। तो सेम यहाँ पे हम उसको टैग भी लगा सकते हैं। तो खैर मैं इसको टैग नहीं लगा रहा, सिंपल उसको नेम दे देता हूँ वेब सर्वर के नाम से। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप मैक्सिमम 50 टैग लगा सकते हैं किसी एक सर्वर को, ठीक है, उसको 50 टैग आप लगा सकते हैं किसी भी एक रिसोर्स को। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सिक्योरिटी ग्रुप। ऑब्वियसली हम अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं क्लाउड के ऊपर, तो उसको सिक्योर भी तो हमने खुद ही करना है ना। उसके ऊपर फायरवॉल भी हमने खुद ही कॉन्फ़िगर करनी है, अटैच करनी है उसके ऊपर। तो जो फायरवॉल होती है ना उसको हम क्लाउड के ऊपर कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। जो हम ऑन प्रेमिसेस के ऊपर फायरवॉल यूज करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है जो सिक्योर करेगा हमारे वर्चुअल मशीन को। तो वो सिक्योरिटी ग्रुप हम कहाँ पे जाके लगा सकते हैं? वो सिक्योरिटी ग्रुप हम जाके लगा सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर, ये वाला, ये देखें फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं या कोई पहले से बना हुआ है एग्जिस्टिंग। मैं कहता हूँ कि न्यू ही क्रिएट कर दो। और फिर आप यहाँ पे जो है ना रूल्स डिफाइन करते हैं। आप इसके ऊपर डिफरेंट रूल लगाते हो, इनबाउंड रूल अटैच करते हो कि जो कौन कौन सी ट्रैफिक आ सकती है, कौन कौन मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो मैंने क्योंकि इसका एसएसडी लेना है इसको मैंने, ठीक है, इसको मैंने जो है ना वो सिक्योर शेल इसको मैंने एसएच करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो टाइप है वो एसएसएच यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एच टी टी पी एस सारे प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कस्टम डिफाइन करना चाहें तो आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर ये देखें कस्टम है ना, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे कोई भी कस्टम यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 78 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई प्रोटोकॉल ले लेंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HTTP, तो वो पोर्ट बाय डिफॉल्ट ले लेगा, 80 बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे SSH लेता हूँ तो इसकी पोर्ट भी जो 22 होती है वो बाय डिफॉल्ट इसको ले लेगा। मुझे डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपने यहाँ पे टाइप डिफाइन करनी होती है। प्रोटोकॉल के अंदर का आप TCP UDP जो भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। पोर्ट रेंज के अंदर जो पोर्ट होती है बाय डिफॉल्ट पोर्ट वो ले लेता है। ये सारी हम पढ़ेंगे जब हम सिक्योरिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे नेटवर्किंग, वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पोर्ट्स क्या होती हैं, अगर किसी को नहीं पता प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें। सोर्स टाइप के अंदर कि आपकी मशीन का SSH कौन कर सकता है, कौन इसको जो है ना SSH कर सकता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम कुछ पढ़ रहे थे कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, फायरवॉल रूल्स ऐड करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के लिए सर्वर के ऊपर। तो ये होता है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपने यहाँ पे कोई भी टाइप लेना चाहे, HTTP HTTPS कुछ भी लेना चाहिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट डिफाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं। और सोर्स टाइप के अंदर आप ये डिफाइन करते हैं कौन कौन एक्सेस कर सकता है मेरी वर्चुअल मशीन को या मेरे सर्वर को। तो सोर्स टाइप के अंदर आप ये डिफाइन करते हो। अगर आप एनीवेयर करते हैं तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आप माई कस्टम कस्टम करते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम आईपी डाल देंगे कि सिर्फ वही मेरी मशीन को एक्सेस कर सकता है, मेरी मशीन का एसएसएच ले सकता है। माई आईपी करेंगे तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपकी मशीन ही जो ना इसको एसएसएच कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एनीवेयर कर रहा हूँ। और ये डिस्क्रिप्शन होती है, ऑप्शनल होती है, आप इसको रहने दें, ठीक है। तो इस तरह हम वन बाय वन अपनी वर्चुअल मशीन को स्टेप परफॉर्म करके रेडी करते हैं। तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। अ सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज अ फायरवॉल दैट कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक फॉर वन और मोर इंस्टेंसेस। तो ये आपकी नेटवर्क ट्रैफिक जो होती है इंटरनेट से आ रही होती है उसको जो है ना कंट्रोल करती है। यू कैन ऐड रूल्स टू ईच सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा जो ये सिक्योरिटी ग्रुप ही होता है ना, तो इसके अंदर हम रूल्स ऐड करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल इसलिए बोलते हैं कौन कौन
आ सकता है, हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से आके, उसको हम बोलते हैं इनबाउंड रूल्स। Rules allow traffic to or from the security groups associated instances. You can modify the rules for a security group at any time. ठीक है, अगर आप अपने सर्वर बना लिए, सर्वर बनाने के बाद अगर आप अपने रूल्स को मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक दफा कर लिया बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी आप उसको कर सकते हैं। The new rules will be automatically applied to all instances that are associated with that security group. When AWS decide whether to allow traffic to reach an instance, all the rules from all the security groups that are associated with instance are evaluated. When you launch an instance in a VPC, you must either create a new security group or use an already। तो ये हमने देख लिया, जब हम यूज कर रहे थे तो वो हमसे पूछता है कि आपने न्यू क्रिएट करना है या आपने एग्जिस्टिंग को ही यूज करना है। तो हम मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपके पास 10 सर्वर है उनके ऊपर अलग अलग भी लगा सकते हो। अगर आपके पास 10 सर्वर है उनके ऊपर एक भी सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो। व्हेन यू डिफाइन अ रूल, हम जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहे हैं, फायर बार रूल ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? उसके अंदर हम यही डिफाइन कर रहे हैं, इनबाउंड रूल डिफाइन कर रहे हैं कि कौन कौन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो आउटबाउंड ट्रैफिक होती है वो उसको हम मोस्टली एडिट नहीं करते। जो इनबाउंड होते हैं ना उसको हम अलाउ करते हैं कि भाई कौन कौन हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है। द सोर्स कैन बी एन आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस रेंज। जो सोर्स होता है ना यहाँ पे, ये जो इस सोर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे हम वो आईपी डाल सकते हैं। मैंने एनीवेयर कर दी यहाँ पे, इसका मतलब 0.0.0.0/0, इसका मतलब है कोई भी आ सकता है मेरे सर्वर को एक्सेस कर सकता है, उसका एसएसएच ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक आईपी भी जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास द सोर्स कैन बी एन आईपी एड्रेस रेंज, another security group, a gateway VPC endpoint और anywhere। इसको हम पढ़ेंगे, वो उसके अंदर डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं। By default, a security group includes an outbound rule that allow all outbound traffic। तो जो बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर होती है ना सिक्योरिटी ग्रुप की, वो होती है कि ये इनबाउंड रूल को, इनबाउंड ट्रैफिक को डिनाई करता है, और जो आउटबाउंड ट्रैफिक होती है उसको अलाउ करता है, इसकी डिफॉल्ट नेचर होती है। यू कैन रिमूव द रूल एंड ऐड आउटबाउंड रूल्स दैट अलाउ ट्रैफिक। तो ये सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। इफ योर सिक्योरिटी हैज नो आउटबाउंड रूल्स, नो आउटबाउंड ट्रैफिक दैट ओरिजिनेट फ्रॉम योर इंस्टेंस इज अलाउड। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर एक आउटबाउंड रूल भी ऐड होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। अगर उसको हम डिसेबल कर देंगे तो हम फिर इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट पे नहीं जा पाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम जो है ना वो ऐड करते हैं, आईपी एड्रेस ऐड करते हैं, पोर्ट डिफाइन करते हैं, प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रूल के अंदर ऐड करते हैं। तो आसान है, कोई मुश्किल की चीज नहीं है। एक हमारे पास एक और फायरवॉल होती है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क एसीएल। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर लगती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वीपीसी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाइयों, लास्ट होता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे एक की पेयर जनरेट करते हैं। की पेयर क्या होता है? आपने सर्वर को एक्सेस करने के, सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे कीज होती हैं कुछ, उसको जो ना वो क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर आप अपने सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम इसको करते हैं, देखें। यू कैन यूज अ की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट यू टू योर इंस्टेंस। अगर आपने अपने सर्वर का एसएसएच लेना है या आरडीपी लेना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इन कीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, और मेरे पास पहले से की पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं उसी को यूज करूंगा नॉर्थ वर्जीनिया की के नाम से। अगर आप यहाँ पे क्रिएट न्यू की पर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होते हैं, डॉट पैम वाली आपने डाउनलोड करनी है या डॉट पीपी वाली फाइल डाउनलोड करनी है। अगर तो आपने पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है उसका, तो फिर आप जो है ना वो ये यूज करेंगे। अगर आपने उसका आरडीपी लेना है तो फिर आप उसको जो है ना डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर आपने उसका एसएसएच लेना है पुट्टी के थ्रू या सीएलए के थ्रू, तो फिर आप डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करते हैं। तो मैं डाउनलोड अभी नहीं कर रहा, क्रिएट नहीं कर रहा, मेरे पास पहले से क्रिएटेड है, तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड। अगर आपने सर्वर, जिस तरह मैंने बोला था ना, आप स्टोरेज बाद में भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप बाद में भी अटैच कर सकते हैं, सारी चीजें बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर की पे जनरेट नहीं किया आपने, तो इसको बाद में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। और ये सिक्योर तरीके से हम इसको, क्योंकि प्राइवेट की होती है,
तो ये बहुत सिक्योर होती है। ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए, अपने जो है ना वो सर्वर से सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। ये चीज हम किसी से शेयर नहीं करते इसको। तो ये सारी चीजें हम करते हैं। ये पढ़ लेना है आपने। उसके बाद कुछ नहीं करना हमने। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इसको रहने दें। हम सिंपल अपने सर्वर को सारी चीजें कर ली हमने। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे काम परफॉर्म कर लिए। मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, लास्ट पे आके लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरे कितने सर्वर बनेंगे, एक ही बनेंगे सर्वर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, तो मेरे 10 बन जाएंगे। अभी खैर जरूरत नहीं है, मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा सर्वर रेडी हो चुका है, वेब सर्वर के नाम से। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉक्स पे क्लिक करें। नीचे आपको सारी डिटेल इसकी नजर आ जाएगी। इसकी सिक्योरिटी सेटिंग, इसकी नेटवर्किंग सेटिंग्स, ठीक है, स्टोरेज सेटिंग्स, आपने कितनी स्टोरेज अटैच की इसके साथ, वो सारी चीज़ें। इसका पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, इसका डीएनएस क्या है, ठीक है, होस्ट नेम क्या है इसका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इसकी AMI आईडी क्या है, जो हमने AMI यूज किया ना उसकी आईडी होती है, तो वो क्या है आपने देखना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इजीली आके। सिक्योरिटी के अंदर जाके आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। नेटवर्किंग के अंदर जाके इसकी नेटवर्क सेटिंग देख सकते हैं। स्टोरेज के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ कितनी स्टोरेज अटैच की है। तो मैंने इसके साथ 8 GB स्टोरेज अटैच की है, ये आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, और EBS टाइप की स्टोरेज है मेरे पास। तो यहाँ पे देखें, जब भी हम अपना सर्वर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं इसकी बनाने के बाद भी। और इसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। इसका इंस्टेंस टाइप क्या है, इंस्टेंस स्टेट क्या है, इसकी रनिंग फॉर्म है। ठीक है, अभी जैसे हमने इसको बनाया ना, तो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था, अभी रनिंग हो गया। उसके बाद जब आप इसको टर्मिनेट करेंगे, तो पहले ये स्टॉपिंग स्टेट में जाएगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शटिंग डाउन में जाएगा, फिर ये शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशन जो भी इसकी हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसका लाइफ साइकिल बताया गया कि जब उसको लॉन्च करते हैं, पहले वो पेंडिंग स्टेट में आता है, फिर रनिंग में आता है। और जब टर्मिनेट करते हैं, डायरेक्टली टर्मिनेट नहीं होता है, पहले वो शटिंग डाउन में होता है, फिर टर्मिनेटेड होता है। ठीक है, इसी तरह जब आप इसे स्टॉप करते हैं, तो पहले स्टॉपिंग स्टेट में जाता है, फिर ये स्टॉप होता है, और डायरेक्टली किसी भी स्टेट में नहीं जाता, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है। ये सब यहाँ बताया गया है आपको, तो ये हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना, अब हम इसको एक्सेस करके देख लेते हैं कि हमारा जो सर्वर है, इसको एक्सेस किस तरह करना है। तो इसको किस तरह करना है, यहाँ पे आप इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये मैं इसका पब्लिक आईपी आ गया, मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमारे पास एक जो है ना वो ये एक टूल होता है, पुटी का सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको यूज करते हैं। अगर कोई लिनक्स यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो उसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि विंडो है, तो विंडो से एक्सेस करने के लिए आपने इसको, तो मुझे पुटी के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। ब्राउज पे क्लिक करूंगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो मैंने यहाँ पे इसकी प्राइवेट की जो है ना वो डाउनलोड की थी, वो मैं इस पे अपलोड करूंगा, नॉर्थ वर्जीनिया के नाम से। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरी, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया की जो मैंने डाउनलोड की थी। इसको सिलेक्ट करूंगा, ओपन कर लें, और सिंपल इसको ओपन कर लें यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए मेरा सर्वर जो है ना, मैंने उसको एक्सेस कर लिया है रिमोटली, पोर्ट 22 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर नेम कह रहा, बताओ कि यूजर नेम क्या है। तो यूजर नेम अगर आपने देखना हो, तो यूजर नेम आप यहाँ से देखते हैं कि इस सर्वर का यूजर नेम क्या है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना कनेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसका यूजर नेम आ जाएगा। ये देखें, ये इसका यूजर नेम है EC2 यूजर के नाम से, EC2 - यूजर के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EC2 - यूजर, जो इसका यूजर नेम है। और मैं यहाँ पे एक्सेस कर लिया अपने सर्वर को। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ इसके ऊपर, सारा कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन कहाँ पे बनी है, ये वर्चुअल मशीन बनी है
अब मैं आपको समझाता हूँ। जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे ना कि AWS डाटा सेंटर्स बने होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स लगे होते हैं। तो ये जो है ना, किसी सर्वर के ऊपर जाके मेरी वर्चुअल मशीन बन गई है, मैंने क्रिएट कर ली है वर्चुअल मशीन। ठीक है। और अब मैं इसको, अब फर्ज कर लें यहाँ पे बन गई कहीं पे, इस डाटा सेंटर के अंदर, यहाँ किसी सर्वर के ऊपर बन गई है। ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर ली, यहाँ पे बन गई, यहाँ पे कहीं भी बन गई है, तो मैं इसको अब घर से बैठ के यहाँ पे अपनी रिमोट लोकेशन से इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपनी मशीन को। ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ये जस्ट लाइक सर्वर की तरह ही काम करेगी आपके पास। और अगर आप डायग्राम की तरफ समझना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होस्ट है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर है, और यहाँ पे मेरी वर्चुअल मशीन चल रही है। अब मैंने इस वर्चुअल मशीन को मैनेज करना है। आप जो नीचे वाले काम है वो मुझे नहीं करने पड़े। मुझे एक होस्ट नहीं बाय करना पड़ा, उसको वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन नहीं करनी पड़ी मुझे। मुझे वहाँ पे उसके साथ स्टोरेज अटैच नहीं करनी पड़ी, इसके साथ मुझे वर्चुअल CPU अटैच नहीं करने पड़े, नेटवर्किंग नहीं करनी पड़ी, मुझे स्टाफ हायर नहीं करना पड़ा। सिंपल मैंने AWS के ऊपर जाके अपनी वर्चुअल मशीन रेडी कर ली। ठीक है। तो ये चीज़ जो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे थे। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी होती हैं हमारे पास,